नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 जून 2022। आज के डेली क्विज में हम लोग देखेंगे कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, इकोनॉमी का जो साप्ताहिक आर्थिकी सत्र होता है वो कल 22 जून रात्रि 8 बजे स्टार्ट होगा, तो इस क्लास का लाभ आप जरूर उठाएं। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न संबंधित है सिंगल यूज प्लास्टिक से। लिखा हुआ है कि इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार भारत में गुटखा, तमाकू और पान मसाले के भंडारण, पैकेज और बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले जो पाउच हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध है। दूसरा कथन है, बांग्लादेश वर्ष 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। तीसरा है, वानुअतु और सेशल्स, ये दो देश हैं, इन्होंने प्लास्टिक के कूड़ा करकट पर एकमुश्त प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पर हमसे सही कथन के बारे में पूछ रहा है, जल्दी बताइए सही कथन कौन सा है। देखिए पहले कथन की जहां तक बात करते हैं तो 2016 में जो ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम आया था, इसमें जो गुटखा, तमाकू और पान मसाला की जो पैकेजिंग होती थी या जो भंडारण होता था, इसमें जो प्लास्टिक सामग्री का यूज होता था उसका उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह कथन हमारा सत्य हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 2002 में बांग्लादेश में एक बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के पानी को जब निकाला जाने लगा, उस निकासी के प्रक्रम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी वहां की सरकार को। इस वजह से वहां पर जो प्लास्टिक बैग था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए वो पहला देश बन गया है। तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। वानुअतु और सेशल्स के बारे में बात कर लेते हैं। वानुअतु जो है, इसका अगर मैं आपको मैप पे बताऊंगा तो सबसे पहले आप ढूंढिएगा ऑस्ट्रेलिया। जब आपको ऑस्ट्रेलिया देश मिल जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और पूर्व में आप देखेंगे तो यहां पर आपको वानुआतु देश मिलेगा। वानुआतु देश की कैपिटल की बात करें तो वो है पोर्ट विला, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेशल्स की बात करें तो आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा, तो अफ्रीका महाद्वीप में जहां पर आप सोमालिया देखोगे उसके ठीक आप थोड़ा सा पूर्व में आइएगा तो यहां पर आपको सेशल्स मिलेगा। सेशल्स की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही देश जो थे इन्होंने क्या करा था कि प्लास्टिक के कूड़ा करकट पर एकमुश्त प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये वाला कथन भी हमारा सत्य हो जाता है। तो यहां पर हमारे तीनों कथन सत्य हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2021 का, उसमें बोला गया था कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, उनके अगर निर्माण की बात करें, उनके भंडारण की बात करें या उनके उपयोग की बात करें तो इन सब पे क्या कर रहा है, 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस वजह से ये चर्चा में था। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तो दूसरा प्रश्न ब्लैक स्वान इवेंट से है। अब देखिए ब्लैक स्वान इवेंट कई बार आपने सुना होगा इसके बारे में, द हिंदू सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपने इस बारे में चर्चा सुनी होगी। ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं ऐसे इवेंट को जो अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि रूस ने क्या करा, यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो रूस ने जब यूक्रेन पे हमला करा तो रूस के ऊपर कई सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। आपने सुना होगा जो स्विफ्ट था, तो उससे भी रूस को बैन कर दिया गया, जिसके बारे में रूस ने कभी सोचा नहीं होगा। तो इस टाइप का जो अप्रत्याशित या अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं होती हैं उसको ब्लैक स्वान इवेंट के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको परिभाषा बताई होगी, इन ऑप्शंस में से आपको समझ में आ गया होगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। एक दुर्लभ अप्रत्याशित घटना जिसका समाज या दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली में ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आरबीआई जो है उसने बताया था कि हो सकता है एकदम से भारत से जो बाहर की करेंसी है वो आउटफ्लो हो सकती है। आउटफ्लो का मतलब है उसका बहिर्गमन हो सकता है $100 बिलियन के आसपास। तो अगर अचानक से ऐसा होता है, और ये ऐसा होगा क्यों, क्योंकि विश्व में जिस तरीके की जो राजनीतिक हलचल चल रही है उस वजह से ऐसा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक स्वान इवेंट बोलेंगे। अचानक से कोई चीज घटित हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। इस चीज को याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में यह पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। अगला प्रश्न ट्रांसजेंडर एथलीटों के संबंध में है। सबसे पहला कथन है, अक्टूबर 2021 में जो विश्व रग्बी एक संस्था है उसने क्या करा था, रग्बी ओलंपिक और महिला रग्बी विश्व कप, इतनी जो बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें प्रतिस्पर्धा करने वाली ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय बन गया है। दूसरा कथन है, अंतरराष्ट्रीय तैराकी
इसको फिना के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ को। इसने ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति देने के खिलाफ मतदान किया है और यह शर्त रखी है कि कोई भी ट्रांसजेंडर एथलीट होगा तो वो 12 साल की उम्र से पहले अपना लिंग परिवर्तन करा ले। तीसरा कथन है 2021 टोक्यो ओलंपिक में कनाडाई एथलीट क्विन, सबसे फेमस एथलीट थे, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन का चयन करना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। पहला कथन एकदम सत्य है। विश्व रग्बी की जो संस्था है, आपने सुना होगा, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है डबलिन में। डबलिन कहां की राजधानी है? वो आयरलैंड की राजधानी है। तो इसने क्या करा है, अगर रग्बी ओलंपिक की बात करें या महिला रग्बी विश्व कप की बात करें तो इन प्रतियोगिताओं में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको महिला के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है और उन पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो नहीं खेल पाएंगी इस गेम में। ठीक है। जो फिना है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ जो इसको बोलते हैं, फिना, फिना जो है एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म अगर बात करोगे तो इसका फुल फॉर्म होता है, फ्रेंच भाषा में इसको बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी नटेशन। ठीक है। अब जो मैंने बोला है ये फ्रेंच में बोला जाता है और इसका इंग्लिश में जो मतलब होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। इस चीज को याद रखिएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? फिना। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। स्विट्जरलैंड में भी लुसान में, स्विट्जरलैंड का एक प्रांत है लुसान, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसने भी क्या करा है, जो महिला प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें ट्रांसजेंडर एथलीट जो महिला के प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं इनको मना कर दिया है, इनको बैन कर दिया है। इनके खिलाफ मतदान करा है इन्होंने शर्त ये रखी कि अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो 12 साल की उम्र से पहले ही अपना जो लिंग है उसका परिवर्तन करा ले। तीसरा कथन जो है वो भी सत्य है। जो कनाडाई एथलीट क्वीन थे, जानते होंगे आप, ये सॉकर से संबंधित है, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। ये क्या थे? जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था 2021 में, उसमें पदक जीतने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने थे। तो यहां पर तीनों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। ये वाली जो घटना है ये फिना के संबंध में आई है, तो इन्होंने इसके अपोजिट में मतदान दिया है। इस चीज को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तो यहां पर बिटकॉइन, बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस देश ने अपनाया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। बिटकॉइन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है नॉलेज श्रृंखला के अंतर्गत, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर बायजूस आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक से लेकर हर एक चीज मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन कर दी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो देश है वो उसने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना दिया है। अब आप बोलेंगे एल सल्वाडोर कहां पे पड़ेगा? तो आपने अगर अमेरिका का मानचित्र देखा होगा, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर यहां पर मैक्सिको आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एल सल्वाडोर देखने को मिलेगा। यहां पर होंडुरास एक देश है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद जहां से साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका शुरू होता है, तो वहां पर आपको ये एल सल्वाडोर देश देखने को मिलेगा। अगर इसकी राजधानी की मैं आपको बात बताऊं तो इसकी राजधानी का नाम है सैन सल्वाडोर। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी। ये न्यूज चर्चा में क्यों थी वो मैंने आपको बता दी। अब प्रारंभिक परीक्षा पिछले वर्षों में 2021 में देखिए स्पोर्ट्स से संबंधित एक प्रश्न आया था। लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं इनसे संबंधित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के पहले विजेता थे। तो यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाता है। यह पुरस्कार अब तक ज्यादातर फॉर्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। सबसे ज्यादा इस पुरस्कार को जीता है टेनिस खिलाड़ियों ने। रोजर फेडरर, यह पुरस्कार दूसरों की तुलना में सबसे अधिक बार मिला है, बिल्कुल सही है। 5 बार रोजर फेडरर ने यह पुरस्कार जीता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं 2022 के लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार की बात करूं तो मेल में जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। ये फॉर्मूला 1 के रेसर हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जिसको ये पुरस्कार मिला है उनका नाम है एलियन थॉमसन। ये जो महिला हैं ये एथलीट हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? ये जमैका देश जो है, जमैका, वहां से बिलोंग करती हैं। मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बार रोजर फेडरर ने पुरस्कार 5 बार जीता है। पहले अगर फुटबॉलर की बात करें तो मेसी, लियोन मेसी के बारे में आप जानते होंगे, तो वो पहले फुटबॉलर थे जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था। जब लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार जो था ना, ये
स्टार्ट करा जा रहा है। अगर मैं इसके स्टार्ट की बात करूं 2000 से, 2000 में जब ये पुरस्कार स्टार्ट करा गया था तो इस पुरस्कार के उद्घाटन समारोह में नेल्सन मंडेला उपस्थित थे और वहां पर इन्होंने अपनी स्पीच दी थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें फॉर्मूला 1 वाला गलत हो जाएगा, तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए आज के तथ्य में हम लोग बात करेंगे आकाशीय बिजली की, जिसको कई बार तड़ित झंझा के नाम से भी जानते हैं। ये आकाशीय बिजली जो होती है इसका कारण क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी से वाष्पीकरण जब होता है तो जलवाष्प जो होते हैं वो नीचे से उठ के हमारे वायुमंडल में जाते हैं, और हमको पता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा? कमी आती है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो तापमान क्या होता है? कम होता है। तो जब ये जो जलवाष्प है तापमान कम होने के कारण किस में परिवर्तित होते जाते हैं? ये जल में परिवर्तित होते जाते हैं। तो अब जब जलवाष्प जो है ये जब जल में परिवर्तित होंगे तो हमको पता है इसमें होती है क्या? गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा जो है ये रिलीज होती है, ये बनती है। तो एक ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा जो निकलेगी वो क्या करेगी? गर्म होगी, तो तापमान बढ़ाएगी। तो ये जलवाष्प जो होंगे ये और ऊपर की तरफ गति करते हैं। जब और ऊपर जाते हैं तो तापमान और कम होता है। तो यही वाला जो जल होता है या छोटे छोटे से और जो जलवाष्प होते हैं ये किस में परिवर्तित होते जाते हैं? बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं या हिम में परिवर्तित होते जाते हैं। और जैसे जैसे और भी ऊपर जाते हैं, अब देखिए जब ये जलवाष्प बर्फ या हिम में परिवर्तित हो रहे होंगे तब भी एक गुप्त ऊष्मा निकलेगी, तो इनका टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा देगी। तो जितना तापमान बढ़ता रहेगा थोड़े से ये और ऊपर जाएंगे। जल के कण या बर्फ के कण जा पाएंगे जो हल्के होंगे, जो कण भारी होते जाएंगे, जो जलवाष्प से बर्फ बन गए, अब उन बर्फ के कण भारी हो गए, वो नीचे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नीचे की तरफ आएंगे। अब हल्के बर्फ जो है वो ऊपर जा रही है, भारी जो बर्फ है वो नीचे आ रही है। तो इन दोनों के बीच में होता क्या है? इन दोनों के बीच में होता है घर्षण, और उस घर्षण से उत्पन्न होते हैं आवेश। ठीक है, ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं यही किसका निर्माण करते हैं? विद्युत का। तो ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए ये एक बादल है, ठीक है, तो बादल में ऊपर की तरफ धनात्मक आवेश होता है और मध्य में ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं तो यही विद्युत का संचार करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि विद्युत बहने के लिए आवेश के प्रवाह को ही करंट कहते हैं। तो आवेश का प्रवाह तभी होगा जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होंगे, इसी के बीच में आवेश का प्रवाह होता है। तो इस वजह से क्या होता है? वहां पर विद्युत जनरेट होती है। अब क्या होता है? ये जो बादल होते हैं ये हमारे पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ होते हैं। तो अब मगर इनका जो आधार होता है वो 1 किलोमीटर तक होता है। तो सबसे ज्यादा जो बिजली गिरने की संभावना होती है वो ऊंची ऊंची इमारतों में होती है, या फिर जो ऊंचे से पेड़ होते हैं उनमें बिजली गिरने की ज्यादा संभावना होती है। अब देखिए बिजली गिरेगी कब? जब बारिश का सीजन होगा, बारिश का मौसम होगा। तो बारिश के मौसम में ये पेड़ भी क्या होंगे? ये गीले होंगे, और इनके आसपास का जो धरातल होता है ये भी गीला होता है। तो ये जो पानी से युक्त धरातल होता है, जब इस पेड़ में बिजली गिरती है, अब हमको पता है जो विद्युत धारा होगी वो जल में क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो जैसे ही जल में प्रवाहित होती है और इस पेड़ के नीचे, अब हमारे गांव में जो किसान होते हैं या जो गांव के रहने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? यदि बारिश होती है या फिर बिजली चमक रही होती है, वो जल्दी से जल्दी जाके किसी पेड़ का सहारा लेने लगते हैं कि पेड़ की आड़ में खड़े होते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। जैसे ही वो पेड़ की आड़ में खड़े होते हैं और बिजली अगर उस पेड़ में गिरती है तो उससे उनकी जान भी जा सकती है। दूसरा, अगर वहां पे आसपास भी बिजली गिरती है तो जल के संपर्क में आने पर जो उनका शरीर होता है उसमें करंट की धारा दौड़ सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे ग्रामीण परिवेश में बिजली के गिरने का। अब देखिए जो बिजली के बारे में अगर अध्ययन की बात करें तो अभी तक पूरे भूगोल के विज्ञान में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो पूरी तरीके से बता सके कि बिजली का निर्माण कैसे होता है। इस पे अभी शोध चल ही रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IITM। इसका अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट। ये कहां पर है? पुणे में। एकमात्र भारत का संस्थान है जो पूरी तरीके से जो आकाशीय बिजली होती है इस पे शोध करता है, इसके बारे में जानकारियां एकत्रित करता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें लिखा हुआ है कि आकाशीय बिजली से इतनी ज्यादा मौतें क्यों होती हैं। तो 2019 से लेकर 22 तक जो टॉप के 8 जिले थे वहां पर बताया गया, और सबसे ज्यादा ये बिहार और झारखंड जिला है, वहां पर बिजली गिरने की जो संभावनाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। मयूरभंज हो गया, कोरबा, केओंझर, चंद्रपुर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इस रिपोर्ट को। तो ये होती है आकाश बिजली का कॉन्सेप्ट। चलिए आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सत्र अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए,
अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।